चलिए बेटा, तो एक न्यू कंसेप्ट के साथ अपन अब ये आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। न्यू कंसेप्ट का नाम है बियॉन्ड बजटिंग। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की बात करें अगर अपन बियॉन्ड बजटिंग के, तो रिलेटिवली इंडियन सिनेरियो में ये न्यू कंसेप्ट है। रेयरली कंपनी ने अभी इसको यूज करना चालू किया अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करता हूं, लेकिन अगर अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक कंसेप्ट को आए हुए लगभग 20-25 आवर्स और 20-25 ईयर्स, दैट इज 2 डेकेड्स हो चुके हैं लगभग इसको आए हुए। सबसे पहले ये कंसेप्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो स्वीडन में हुआ था। एक हैंडेल्सबैंकन बैंक है। सबसे पहले इस बैंक ने पूरे वर्ल्ड को बताया था कि जिस तरीके से आज आप अपनी बजटिंग करते हो और उस बजटिंग के द्वारा आप अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल और बाद में उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो, दे आर नो लॉन्गर एप्रोप्रिएट। हर जगह चेंजेस आए हैं, आप हर फील्ड में देख लिए। तो हैंडेल्सबैंकन बैंक ने बोला क्यों हम आज भी अपनी बजटिंग उसी प्रकार से बना रहे जो 19th सेंचुरीज में हम बनाया करते थे। वहां पे भी बजट बनाया जाता था। बजट बनाने के बाद ईयर एंड होने के बाद उस एक्चुअल डेटा को हम कंपेयर करते थे अपने बजट के साथ और पता लगाते थे कि हमारे एम्प्लॉय ने हमारा जो टारगेट था उसको अचीव किया है या नहीं किया। नहीं किया तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते थे, और कर दिया तो हम उसको एक फिक्स्ड इंसेंटिव जो ऑलरेडी फॉर्मूला डिसाइडेड था उसके आधार पर हम उसको पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब चूंकि सोशल एनवायरनमेंट बोल दो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोल दो, यहां पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एट द क्लिक ऑफ द कस्टमर माउस कस्टमर की लॉयल्टी चेंज हो जाती है। जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट परचेज करता है, दूसरी कंपनी अगर उसे कम प्राइस में दे रही है तो कस्टमर स्विच ऑन हो जाता है। मार्केट रियलिटीज बदल चुकी है, जिसके कारण ये बियॉन्ड बजटिंग वाला कंसेप्ट बोलता है। जब भी मैं बियॉन्ड बजटिंग बोलता हूं तो ये मॉडर्न टेक्निक आप बोल सकते हो बजटिंग की। तो हमारे पास अब 2 टेक्निक हो गई। पहली ट्रेडिशनल बजटिंग का तरीका, जो उसमें क्या होता है ट्रेडिशनल बजटिंग के तरीके में, जो अभी तक आप पढ़ते आए थे, दैट इज नथिंग बट ट्रेडिशनल बजटिंग। उसमें हम अपना ईयर स्टार्ट होने से पहले एक बजट बना लेते थे। बजट भी जनरली टॉप डाउन अप्रोच से बनता था, सेंट्रलाइज लेवल पर बजट बनाया जाता था और उस बजट को कम्युनिकेट कर दिया जाता था बजट एग्जीक्यूशन स्टाफ को। बजट बन चुका, साल जब हमारा खत्म हो जाता था तो हम अपने एक्चुअल डेटा को उस बजट के साथ कंपेयर करते थे और पता लगाते थे बंदे ने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया। हम इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि क्या मार्केट में कोई कंडीशन ऐसी चेंज हुई है मार्केट रिलेटेड जिसके कारण हमारा बजट समय से पहले अचीव हो गया या वो अचीव नहीं हो पाया। कुछ नहीं, सिंपली वी विल फाइंड आउट द वेरिएंसेस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द बजटेड वन, so that performance can be evaluated of our managers, of our employees. But beyond budgeting एक मॉडर्न टेक्निक है जो बोलती है आपको सेंट्रलाइज लेवल पर कोई बजट नहीं बनाना है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बेटा, सेंट्रलाइज लेवल पर आपको कोई बजट नहीं बनाना है। तो ऐसा नहीं कि बियॉन्ड बजटिंग में बजट नहीं बनते हैं, बियॉन्ड बजटिंग में बजट बनते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज लेवल पर कोई भी बजट नहीं बनेगा। जो बंदा उस बजट को एग्जीक्यूट करने वाला है, आप उसको फुल ऑटोनॉमी दो। आप अपना बजट मार्केट कंडीशन को ध्यान में रख के आप उस बजट को प्लान कीजिए। हेड ऑफिस लेवल पर हमारे द्वारा कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा कि आपने अपने लिए क्या टारगेट सेट किया, नहीं। आप उस एरिया के मास्टर हो, एक्सपर्टाइज हो उस एरिया में आपकी, आप ज्यादा अच्छे से पता लगा सकते हो कि आपके लिए कौन से एरिया में आप और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किसमें आप बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो। एचओ लेवल पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम आपका इवैल्यूएशन करेंगे। ये बोल रहा है हेड ऑफिस। बजट हम नहीं बना रहे हैं आपके लिए, हम उस बजट को अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं। आप उस एरिया के मैनेजर हो, आप डिसाइड करो आपकी ब्रांच के लिए क्या बेस्ट है। हमारी तरफ से ड्यूरिंग द पीरियड कोई इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि हमें सभी
ब्रांचेस को लेना है और एट द एंड हमें परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करना है, तो हम आपका परफॉर्मेंस आपके बजट के अकॉर्डिंगली भी नहीं करेंगे। ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ना तो हेड ऑफिस ने यहां पे बजट बनाया अपने ब्रांच के लिए, ना तो हेड ऑफिस ने उस ब्रांच के द्वारा बनाए गए बजट को अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया, कोई इंटरवेंशन नहीं। एट द एंड ऑफ द पीरियड परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते समय भी हेड ऑफिस ने उस ब्रांच के द्वारा जो बजट बनाया गया है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया। तो फिर परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट होगा बियॉन्ड बजटिंग में? हैंडल्स बैंक एंड बेन जो इसका ओरिजिनेटर था, इसने क्या किया, इसने पहली बात तो अपनी हर एक ब्रांचेस को बोला एवरी ब्रांच इज अ बैंक। ब्रांच मैनेजर को बोला आप ये मत मानिए कि आपके ऊपर कोई है, आप खुद अपने आप में एक बैंक हो, आप डिसीजन लीजिए आपके लिए क्या बेस्ट है। हम आपका बजट नहीं बनाएंगे, वापस बोल रहा हूं, आपके द्वारा बनाए गए प्लानिंग या बजट को हम अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे तब भी हम आपका बजट यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक रियलिस्टिक कंपैरिजन करेंगे आपके कॉम्पिटिटर के साथ। आई रिपीट, हम आपका अब परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे आपके कॉम्पिटिटर के साथ कि आपके एरिया में जो आपकी कॉम्पिटिटर बैंक है उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। अगर उससे आपने बेटर परफॉर्मेंस दिया है तो हम बोलेंगे यस यू हैव परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द पीरियड। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका बियॉन्ड बजटिंग का। नाउ लेट्स स्टार्ट द बियॉन्ड बजटिंग। देखिए, जो मैंने आपको बताया उसी को मैं थोड़ा सा और न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी हम बियॉन्ड बजटिंग पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल बजटिंग के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल बजटिंग? जैसा अभी तक हम बजट बनाते आए थे। तो देखिए, ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, अगर एसबीआई ग्रुप हो गया, इसकी ब्रांच इंदौर में है, इंदौर में एक एरिया ले लेते हैं अपन, एमजी रोड। तो ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल बजटिंग में हेड ऑफिस मान के चले दिल्ली में है, हेड ऑफिस दिल्ली में, तो दो अप्रोच के द्वारा इंदौर की जो एमजी रोड की ब्रांच है उसके लिए बजट बनाया जाता था ट्रेडिशनल बजटिंग में। पहली होती बेटा, आपको ऑलरेडी इस टॉपिक का आइडिया है ही, इसमें दो अप्रोच होती है ट्रेडिशनल बजटिंग में। एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप अप्रोच। ज्यादा प्रॉपर में अगर इसको बोलूं तो जो इसका दूसरा नाम है टॉप डाउन अप्रोच का, इंपोज्ड स्टाइल अप्रोच। मतलब सेंट्रलाइज लेवल पर बजट बनाया जाता था कि इंदौर की एमजी रोड वाली ब्रांच को कितना डिपॉजिट इस पीरियड में सिक्योर करना है, कितना मनी लैंड करना है, कितना एनपीए होना चाहिए टू द मैक्सिमम, कितना ये प्रॉफिट जनरेट करके देना चाहिए। ये सब कुछ अगर दिल्ली हेड ऑफिस के द्वारा डिसाइड होता है तो इसको हम बोलते हैं इंपोज्ड स्टाइल बजट। लेकिन इसमें बजट तो प्रिपेयर हो रहा है विद द परमिशन ऑफ एसबीआई दिल्ली हेड ऑफिस ब्रांच। तो ट्रेडिशनल बजटिंग में हम इंपोज्ड बजट भी बना सकते हैं, जिसमें जिसके लिए बजट बनाया जा रहा है उसका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है बजट की प्लानिंग प्रोसेस में। ठीक है, ट्रेडिशनल बजटिंग में ही दूसरा तरीका होता है पार्टिसिपेटिव बजटिंग प्रोसेस, मतलब दूसरे शब्दों में बॉटम अप अप्रोच, कि जो उस बजट को एग्जीक्यूट करेगा लेट देम प्रिपेयर द बजट। तो इस सिचुएशन में एमजी रोड वाली ब्रांच को बोला जाएगा कि आप अपना बजट बनाइए, लेकिन इस बजट को आपको अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस में भेजना पड़ेगा। हेड ऑफिस चेक करेगा क्या आपके ब्रांच के द्वारा जो बजट बनाया गया या आपने अपने लिए जो टारगेट सेट किया है, क्या वो एसबीआई के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी स्टाइल हो गई पार्टिसिपेटिव अप्रोच। आप देखेंगे दोनों में ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हेड ऑफिस था उसका इंटरवेंशन जरूर था कि आप अपने लिए क्या टारगेट रखोगे।
या तो हम आपको बता देंगे कि आपका टारगेट है इंपोज्ड स्टाइल, या तो आप बताइए, हम उसको चेक करेंगे आपने सही अपने लिए टारगेट चूज किया या नहीं किया। नहीं किया है तो हम आपको सजेशन देके उसको इंप्रूवमेंट कराएंगे। टू द पॉइंट, दोनों ही नेचर ऑफ बजटिंग में यहां पर हेड ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, अब आगे क्या होगा, बजट बन गया, चाहे इंपोज्ड स्टाइल से बना चाहे पार्टिसिपेटिव स्टाइल से बना, जो अब टारगेट दिया गया था उसको आपको अचीव करना है। एज अ इंदौर एमजी रोड ब्रांच मैनेजर, यू कांट डेविएट फ्रॉम द बजट। मार्केट में रियलिस्टिक कंडीशन कितनी भी चेंज हो जाए, लॉकडाउन के कारण कितना भी चेंजेस आ जाए ना, हम तो रिजिड रहेंगे यहां पे। आपको जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट आपको अचीव करके देना है। यह कहलाता है ट्रेडिशनल बजटिंग की अप्रोच। जबकि हैंडेल्सबैंकन बैंक ने एक नया कंसेप्ट निकाला, वो बोलता है बियॉन्ड बजटिंग। इतना चेंजेस आ रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे, कि अब आप ट्रेडिशनल तरीके से अपने बंदों को कंट्रोल या उनका इवेल्युएशन बजट के थ्रू नहीं कर सकते। कर रहे हो तो वो आज इतना इफेक्टिव नहीं है। ये मानना है ओरिजिनेटर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग कंसेप्ट, दैट इज हैंडेल्सबैंकन बैंक। और इन्होंने सिर्फ ये बोला नहीं था, इन्होंने ये इंप्लीमेंट भी करके बताया। इन्होंने अपनी हर ब्रांच को बोला एवरी ब्रांच इज अ बैंक। मतलब आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, डे टू डे डिसीजन में हमारी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, आपको पूरी ऑटोनॉमी है, क्योंकि आप ब्रांच ही नहीं है, आप एक बैंक है। तो उनको डेजिग्नेट किया गया एवरी ब्रांच इज अ बैंक। अब हुआ क्या इसमें, अब अगर इसी कंसेप्ट को, इसी एग्जांपल को मैं बियॉन्ड बजटिंग में कन्वर्ट करूं तो हेड ऑफिस एसबीआई का कहां पे है, दिल्ली में है। हम जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं वो इंदौर मध्य प्रदेश में एमजी रोड वाली ब्रांच है। ठीक है, अब एमजी रोड इंदौर में जो ब्रांच है उसको बोला गया यू आर अ बैंक इटसेल्फ। आप ब्रांच नहीं हो, आप खुद एक बैंक हो, आप अपना टारगेट खुद डिसाइड करो। तो फिर ये तो पार्टिसिपेटिव में भी होता था, हां बिल्कुल होता था, लेकिन पार्टिसिपेटिव में बजट बनाने के बाद उसको अप्रूवल जरूर देता था हेड ऑफिस, जबकि बियॉन्ड बजटिंग में ना तो हेड ऑफिस बजट बनाएगा, ना ही हेड ऑफिस बजट बनाने की प्रोसीजर में इन्वॉल्व होगा अप्रूवल या डिसअप्रूवल में। तो इसका मतलब बजट नहीं बन रहा है, बिल्कुल बजट बन रहा है। इंदौर एमजी रोड अपना बजट बना रहा है, लेकिन बिना कोई अप्रूवल या डिसअप्रूवल दिल्ली हेड ऑफिस से। ठीक है, ये बियॉन्ड बजटिंग है। तो एज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ इंदौर एमजी रोड आई विल डिसाइड मुझे कितने सीआर का डिपॉजिट लेना है, मुझे कितना लोन लैंड करना है, किस इंटरेस्ट रेट पर करना है, मेरा एनपीए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सब कुछ मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि मैं ब्रांच नहीं हूं, मैं अपने आप में एक बैंक हूं। हैंडेल्सबैंकन का नारा एवरी ब्रांच इज अ बैंक। ठीक है, अब मैं प्रोएक्टिव ज्यादा रहूंगा। मैं अपने लिए जो टारगेट सेट कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे ऊपर कोई भी वॉच नहीं कर रहा है। मेरा इवेल्युएशन एट द एंड होगा नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माय टारगेट बट फ्रॉम एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। मुझे मेरे परफॉर्मेंस को लगातार, प्लानिंग को लगातार बेसिस पर चेक करते रहना पड़ेगा। क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बेटर कर पा रहा हूं क्या? अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बेटर कर पा रहा हूं देन आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अगर इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है तो सभी जो ब्रांचेस है बैंक की, सभी में इनफ्लो ज्यादा होगा, लोन का डिसबर्समेंट ज्यादा होगा, मेरी ब्रांच में भी होना चाहिए। बस मुझे कंपेयर करना है मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे इंप्रूव कर पा रहा हूं क्या, लोन देने की क्या कंडीशन होना चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा, केवाईसी में क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होंगे अलॉन्ग विद आरबीआई इंस्ट्रक्शन वो भी मैं डिसाइड करूंगा, मुझे इस बंदे को लोन देना है नहीं देना है मैं डिसाइड करूंगा, रिकवरी का मैकेनिज्म मैं डिसाइड कर रहा हूं। एट द एंड दिल्ली हेड ऑफिस मेरा इवैल्यूएशन करेगा, वो यह देखेगा कि मेरा एनपीए कितने परसेंट है। मेरी ब्रांच का एनपीए 2% है मान के चलो, वो 2% के आधार पे चेक नहीं करेगा कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया या बुरा परफॉर्मेंस दिया, वो चेक करेगा आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले आपका एनपीए क्या रहा।
अगर आपके कॉम्पिटिटर का एनपीए 1.8% है तो बोलेगा नहीं, आपने बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिया है, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर का एनपीए अगर 2.5% है और मेरी ब्रांच का एनपीए 2% है तो डेफिनेटली मुझे एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी, बोला जाएगा हां आपने बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो आप देख रहे हो बेटा डिफरेंस, बजट बनाया जा रहा है लेकिन उस बजट को लगातार मार्केट की रियलिस्टिक कंडीशन के हिसाब से चेंज किया जा रहा है। जैसे लॉकडाउन में अभी जितने भी होम लोन है सबकी ईएमआई डेफर्ड हो चुकी है कि आप 2 या 3 महीने नहीं देंगे, तो अगर वो एनपीए की टर्मिनोलॉजी अपन अडॉप्ट करें 60 डेज 90 डेज में पैसा नहीं आता तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैंने ओरिजिनली अप्रैल में बजट बनाया था और उससे अगर मैं चेक करूंगा तो मेरा एनपीए तो कई टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन अगर मार्केट रियलिटी के हिसाब से मैं चलूं तो मेरा एनपीए भी बढ़ा है, मेरे कॉम्पिटिटर का भी एनपीए बढ़ा है। बस मुझे ये देखना है कि क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले एक्सेल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आप ऑटोनॉमी दीजिए, आप डे टू डे इंटरफेरेंस मत कीजिए। जब भी आप कंपैरिजन करें एक रियलिस्टिक कंपैरिजन करें, नॉट बाय प्रिपेयरिंग द वेरिएंस स्टेटमेंट, क्योंकि वो एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करता है, जबकि यहां पे हम आपके परफॉर्मेंस को एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के साथ कंपेयर करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। इसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है, आप जब हैंडेल्सबैंकन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है क्या क्या इन्होंने बेनिफिट लिया है इस ट्रेडिशनल बजटिंग के द्वारा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कस्टमर फर्स्ट है, नॉट द प्रोडक्ट। तो जब भी वो ब्रांच इंदौर एमजी रोड वाली ब्रांच अपने लिए कुछ भी टारगेट सेट करेगी तो देखेगी मैं कितना कस्टमर सेंट्रिक हूं, क्योंकि अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड नहीं रहेंगे तो आप कॉम्पिटिटर के मुकाबले अपने रिजल्ट को सुपीरियर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ट्रस्ट बेस्ड मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया एवरी ब्रांच इज अ बैंक, हमें ट्रस्ट हेड ऑफिस बोल रहा है, हमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में मैच्योर इनफ हो कि आप अपनी ब्रांच के लिए दी बेस्ट डिसाइड कर सकते हो। अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, हर कुछ आप डिसाइड कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेस्ट है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म में शेयर कर पाएंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग फॉर ऑल एम्प्लॉयड, जितना आपने रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिवली जितना बेटर परफॉर्मेंस देंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। अब एग्जामिनेशन पर्पस के लिए अब अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल में क्या क्या दिया हुआ है वो अपन पढ़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंसेप्ट तो आपको पता लग गया व्हाट इज बियॉन्ड बजटिंग, लेकिन जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो अल्टीमेटली लैंग्वेज आपको मोर और लेस आईसीआई के स्टडी मटेरियल का 30-40% तो आपको लैंग्वेज देना ही पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट आईसीआई में। तो सबसे पहला पॉइंट है आईसीआई के स्टडी मटेरियल में लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। इसमें करीबन आपको 8 to 10 पॉइंट्स दिए, कम से कम आपको 5 to 6 पॉइंट रिकॉल आने ही चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो जरूर पूछ सकता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। पहला लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग है। बजट बनाएगा एचओ या बजट अप्रूव करेगा एचओ, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यहां पे बियॉन्ड बजटिंग में फ्री हो गया, आपके टारगेट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको कंपेयर करेंगे। कंस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे कुछ भी करना है तो मुझे एचओ की अप्रूवल लेना पड़ता है, जबकि यहां पर चूंकि मैं एक ब्रांच के रूप में बैंक ही हूं इसलिए पूरी ऑटोनॉमी मेरे पास है, मेरे पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो नहीं हुआ करती है ट्रेडिशनल बजटिंग में। ऑफन अ बैरियर टू चेंज, साल में एक बार बजट बना लिया गया, चाहे मार्केट कंडीशन कितनी भी चेंज हो जाए मैं अपने आप को चेंज नहीं करता हूं, तो ये चीजें बियॉन्ड बजटिंग में खत्म हो जाती है। वहां पे लगातार मैं अपनी प्लानिंग को रियल मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज करता जाता हूं। रेयरली स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड एंड ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, बजट बनाते समय अगर मैंने इंपोज्ड स्टाइल रखा तो हो सकता है वो बजट एक्सेप्टेबल ना हो मेरे ब्रांच मैनेजर को, और अगर पार्टिसिपेटिव बजट रखा तो हो सकता है मेरा ब्रांच मैनेजर बजट को इजी बनाने के लिए रिसोर्सेस को ओवर एस्टिमेट कर दे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो पर्सनल गोल है उस पर्सनल मैनेजर का, जिसके कारण कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो माइट भी हम अचीव नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिया है लिमिटेशन के रूप में। इन सभी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जो कंसेप्ट लाया गया है वो लाया गया है बियॉन्ड बजटिंग। लेट्स
रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनकी डेफिनेशन बहुत परफेक्ट होती है। देखिए, एन आइडिया, एक सोच है, दैट कंपनीज नीड टू मूव बियॉन्ड बजटिंग। एक सोच है जिसके द्वारा आपको बजटिंग वाली प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट फ्लॉज इन बजटिंग, स्पेशली व्हेन यूज्ड टू सेट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे फ्लॉज है, लूप होल है, जो आपने जस्ट अभी पढ़ा है, 8 to 10 पॉइंट्स है, जिसके कारण आपको बियॉन्ड बजटिंग के कंसेप्ट से मूव करना पड़ेगा। इट इज आर्ग्यूड दैट अ रेंज ऑफ टेक्निक, अब बियॉन्ड बजटिंग को हम अचीव कैसे करते हैं, इसके लिए दो टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है रोलिंग फोरकास्ट एंड द सेकेंड वन इज मार्केट रिलेटेड टारगेट। आई रिपीट, एक है रोलिंग फोरकास्ट और सेकेंड है मार्केट रिलेटेड टारगेट। रोलिंग फोरकास्ट का मतलब है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं, हम 12 मंथ्स का बजट बना रहे हैं। जब हमारा इसका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, से अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया, तो हम चेक करते अप्रैल मंथ के लिए हमने क्या सोचा था और क्या रिजल्ट आया। ब्रांच ही कंपेयर कर रहा है, हेड ऑफिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो चेंजेस आए उसको हम फिर रिफ्लेक्ट कर देते, हम रिवाइज कर देते अपने बजट को, जो रिमेनिंग 11 मंथ्स का बजट है। नाम है रोलिंग फोरकास्ट। लगातार हम अपने बजट को रिवाइज करते रहेंगे। एंड मार्केट रिलेटेड टारगेट मतलब जो भी कंपैरिजन होगा तो इंटरनल बेंचमार्किंग के द्वारा नहीं होगा, आपके द्वारा अपने लिए बनाए गए टारगेट से नहीं होगा। हम आपका कंपैरिजन करेंगे मार्केट के कॉम्पिटिटर के साथ। तो इसको आप केपीआई भी बोल सकते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग फोरकास्ट, है ना। रोलिंग फोरकास्ट क्या होता है, देखिए, ये 12 मंथ्स का मैंने बजट बनाया, ठीक है। अभी डेट है 1 अप्रैल। फोरकास्ट की बेटा, ये पूरे 12 मंथ्स का फोरकास्ट है, ठीक है। ये मार्च 20 में खत्म हो रहा है, ये अप्रैल 19 को मैंने बजट बनाया। रोलिंग फोरकास्ट का मतलब जब आप 1 मई को पहुंचोगे, मतलब एक मंथ आपके इस बजट का ओवर हो चुका है, तो अब आपको अप्रैल का एक्चुअल डिटेल पता लग गई। इस एक्चुअल डिटेल को आप खुद अपने लेवल पर, यहां पे कहीं भी हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, खुद अपने लेवल पर चेक कर रहे हो कि जो आपने अपने लिए फोरकास्ट किया था और जो आपने अचीव किया है उसमें क्या डिफरेंस है। क्या उसमें कुछ अनकंट्रोलेबल पोर्शन था या कोई कंट्रोलेबल पोर्शन था जिसपे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, वॉट एवर इट मे बी, अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल। तो आप क्या कर सकते हो, मई से लेकर जो आपने मार्च 20 तक का बजट बनाया था, दिस शुड बी रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ अप्रैल। रोलिंग बजट, आप इन 11 मंथ्स का बजट रिवाइज कर देते हो, प्लस एक नए मंथ का आप और ऐड कर देते हो, अप्रैल 20 का बजट और ऐड कर देते हो। तो जब आपने पहली बार बजट बनाया था वो 12 मंथ्स का था, जब सेकेंड उस बजट को आपने रिवाइज किया तो अगेन वो 12 मंथ्स का है। उसमें से 11 मंथ्स का बजट ऑलरेडी बन चुका था, हमने उसको रिवाइज किया किसके आधार पे, एक अप्रैल 19 के आधार पे, और हमने एक मंथ का बजट और ऐड कर दिया अप्रैल 20, रोल होता चलेगा। फिर थर्ड बजट, लास्ट एग्जांपल, जब 1 जून आ जाएगा तो हमारे पास मई का एक्चुअल डिटेल पता लग गई कि मई में हमने अपने लिए क्या सोचा था रिवाइज में और हमने क्या अचीव किया। बेस्ड ऑन दैट इनपुट वी विल रिवाइज अवर बजट फ्रॉम जून 19 टू अप्रैल 20। ये 11 मंथ्स का बजट हम वापस से रिवाइज कर देंगे, ठीक है। प्लस एक नए मंथ का बजट हम इसमें ऐड कर देंगे मई 20 का। लगातार ये प्रोसेस चलते जाएगी, तो इसको बोला जाता है रोलिंग फोरकास्ट, ठीक है बेटा। इट्स नॉट नेसेसरी कि रोलिंग फोरकास्ट में आप मंथली ही अपने आप को चेंज करें या चेक करें, आप क्वार्टरली भी कर सकते हो। लेकिन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बजटिंग, वहां पे एक बार बजट बन गया तो फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जबकि रोलिंग फोरकास्ट में चूंकि ये बजट आप अपने खुद के लिए बना रहे हो, एवरी ब्रांच इज अ बैंक, खुद के लिए बना रहे हो, तो आप लगातार इसमें जल्दी से जल्दी देखोगे कंपैरिजन करके, क्या आने वाले पीरियड का जो मैंने फोरकास्ट किया हूं क्या उसमें कोई चेंज की जरूरत है रियल मार्केट कंडीशन के हिसाब से। सो दिस इज रोलिंग बजट, क्लियर है बेटा। और दूसरा कंसेप्ट है मार्केट रिलेटेड टारगेट, मतलब जो कॉम्पिटिटर है
हम उसके कंपैरिजन में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ढूंढेंगे। उनका एनपीए क्या था, उनके पास डिपॉजिट कितना है, उन्होंने कितना लोन डिसबर्स किया, उनके पास कितने एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉइज कस्टमर का रेशियो क्या है, डिफरेंट थिंग हम केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये टर्मिनोलॉजी है आपके चैप्टर नंबर 8 की, वहां से ये आप करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे इसमें। अब क्या क्या एडवांटेजेस है इसके, ये पूरा मैंने आपको दिया हूं। फास्टर रिस्पांस टाइम, क्योंकि उस इंदौर एमजी रोड वाले ब्रांच को अब किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मार्केट में अगर कुछ भी चेंज आता है तो उसका रिस्पांस टाइम बस उसके विद इन ही रहने वाला है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, तो बहुत जल्दी वो मार्केट में रिएक्ट कर पाएगा। बेटर इनोवेशन, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो ब्रांच मैनेजर नहीं, अब वो को बैंक ही अपने आप में, तो डेफिनेटली वो अपना पर्सनल टारगेट अब उसे मानेगा, तो इनोवेशन के चांसेस ज्यादा है। लोअर कॉस्ट, मैं कोशिश करूंगा मेरी कॉस्ट कम से कम आए ताकि मैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले अपने आप को बेटर प्रूव कर पाऊं अपने मैनेजमेंट को। और मेरा पूरा कंसंट्रेशन होता है कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर को कितना ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट मैं दे पाऊं, क्योंकि कस्टमर का जितना ज्यादा मैं केयर करूंगा उतना ज्यादा वॉल्यूम मुझे मिलेगा। तो कस्टमर सेंट्रिक पूरा अवेयरनेस है। फिर कैरेक्टरिस्टिक बताया गया, ये और ज्यादा अच्छे से आपको रिफ्लेक्ट करेगा व्हाट डू यू मीन बाय बियॉन्ड बजटिंग। रोलिंग बजट में इनकॉर्पोरेट केपीआई, हम यहां पे बेंचमार्किंग रखेंगे, हम यहां पे मैनेजर का जो अटेंशन है वो शिफ्ट करेंगे, कहां से, अचीविंग द बजट टू अचीविंग द डिजायर्ड फ्यूचर रिजल्ट। हम मैनेजर को ऑटोनॉमी देते हैं कि मार्केट में अगर कुछ भी चेंज होता है आप बिना हमारी परमिशन के विद इन द गाइडलाइन आप वो डिसीजन खुद ले सकते हो। इनोवेशन करिए, नई नई चीजें करिए, हम कुछ भी उसमें, आपको रिसोर्सेस चाहिए, कोई बाइंडेशन नहीं है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बोलेंगे हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको हेड ऑफिस के रूप में वो आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, टाइमली अलोकेशन रहेगा। ऐसा नहीं कि बजट में हमने बोला इतने करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट है तो आपको उतना ही करना है। आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट करने से आप अपने एरिया में और बेटर कर पाएंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने कर लिया, आप करिए, हम आपको एज अ हेड ऑफिस वो फंड अलोकेट करेंगे। लास्ट में बस उस ब्रांच मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ेगा जो जो रिसोर्सेस लिया है वो उन्होंने प्रॉपरली डिप्लॉय किया है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। फिर एक बहुत अच्छा कंपैरिजन आपके इसमें दिया। हाँ बेटा, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये आपको तैयार करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 6 प्रिंसिपल है इसके और 6 लीडरशिप प्रिंसिपल है, तो एक प्रकार से रटना ही है, मैं इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया है कि ट्रेडिशनल बजटिंग और बियॉन्ड बजटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। यहां पर उसको एक टारगेट दिया जाता है, जबकि यहां पे टारगेट नहीं है, यहां पे गोल है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के बेटर से बेटर करना है। यहां पे जो उसका इंसेंटिव होता है फिक्स्ड होता है, जबकि यहां पे रिलेटिव होता है, मतलब कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपने अच्छा किया तो जितना ज्यादा अच्छा किया उतना हम आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। यहां पे फिक्स्ड एनुअल प्लान होता है ट्रेडिशनल बजटिंग में, एक बार जो सोच लिया वो पत्थर की लकीर है, जबकि यहां पे कंटिन्यूअस प्लानिंग रोलिंग फोरकास्ट के रूप में वर्क करता है। प्री अलोकेटेड रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको इतने रिसोर्सेस मिलेंगे, जबकि बियॉन्ड बजटिंग में मैनेजमेंट हमेशा रेडी रहता है डायनामिक कंडीशन के लिए। मार्केट कंडीशन चेंज हुई, आपको और रिसोर्सेस चाहिए, बिल्कुल आपको मिलेंगे। यहां पे सेंट्रलाइज कंट्रोल हो रहा है, जबकि यहां पे डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, हेड ऑफिस का डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन मैनेजिंग नंबर्स, आप अपने टारगेट को अचीव कर दो, दैट्स ऑल, आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। जबकि यहां पे पूरा फोकस है वैल्यू क्रिएशन, क्या आप अपने कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करा पाए, क्या उतने ही रुपए में क्या आप उसको वैल्यू एडिशन ज्यादा दे पाए, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे एक्सेल कर सकती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल बजटिंग। तो जब भी आप इसको पढ़े, सबसे पहले आप ट्रेडिशनल बजटिंग के जो डिसएडवांटेजेस है बेटा उसको पढ़िएगा, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या फ्लॉज है जो अभी तक हम बजटिंग करते आए हैं, तब जाके हम मूव करेंगे बियॉन्ड बजटिंग में, तो ज्यादा अच्छे से प्रॉपरली समझ में आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपने पास, हालांकि एज सच वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, वो पूरा है आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से नवंबर 2018 या मई 2019, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट ये कंफर्म है इन 2 अटेम्प्ट में से कोई एक अटेम्प्ट में, या तो नवंबर 2018 या मई 2019 में
10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट क्वेश्चन? जिसमें एप्लीकेशन पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आए अभी तक जिसमें डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। अधिकतर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। तो उनमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहां पे आपको लिमिटेशन लिखना है, एडवांटेजेस लिखना है, नेचर लिखना है, बेनिफिट लिखना है और सुटेबिलिटी बताना है। तो सुटेबिलिटी के बारे में बता दूं, हर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे मार्केट की कंडीशन बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज होती है, उन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा बियॉन्ड बजटिंग सुटेबल है। जैसे ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस आप देख रहे होंगे। जो एक साल पहले प्रीमियम फीचर हुआ करता था, आज की तारीख में वो हर व्हीकल में अवेलेबल है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहा है। तो इस इंडस्ट्री में रैपिड चेंजेस बहुत ज्यादा है। तो जहां पे भी रैपिड चेंजेस है, वहां पे आपको मार्केट रियलिटी के